जय हिंद। तो इस लेक्चर में हम लोग हेलो अल्केन की ऑप्टिकल एक्टिविटी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कायरलता, दूसरा है कैरलकेन, दूसरा है प्रतिबिंब, तीसरा है प्रतिबिंब रूप, उसके बाद ट्यूबिंग रूप जिसको हम लोग डायस्ट्रियोमर्स कहते हैं, प्रतिबिंब रूप को इंग्लिश में एंजियोमर्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेसिमिक मिक्सर और फिर पढ़ेंगे रेसिमिक करंट। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी को जान लेते हैं कि ये किस खेती मूल्य है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए जनरली जितने भी प्रकाश होते हैं ना वो या लाइट से प्राप्त किसी प्रकार के लाइट से प्राप्त हो, किसी भी प्रकार के लाइटर से यानी कि बल्ब वगैरह वगैरह से प्राप्त हो या सूर्य का प्रकाश हो, तो जितने भी प्रकाश होते हैं सामान्य जो प्रकाश होते हैं वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह तरंग की तरह कार्य करते हैं। और जब ये तरंग की तरह कार्य करते हैं ना तो इस वेव का जो कंपन होता है, इस वेव का कंपन वह सभी तलों में समान रूप से होता है। ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ये कंपन करते हैं और इसी की ओर संचरित भी होते हैं। ये तरंग संचरण की दिशा की ओर संचरित होते हैं इसी के तल के लंबवत। तो इसका जो ये जो कंपन करते हैं ना वो इस प्रकार से कंपन करते हैं, इसको समझिएगा। ये देखिए ये यहाँ से कोई प्रकाश निकल रहा है, ये यहाँ से इस यहाँ पर से कोई प्रकाश निकल रहा है और ये तरंग संचरण का दिशा है। तो जो प्रकाश निकलेगा ना वह प्रकाश ये इस तरह से नीचे जाएगा, एक बार फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, इस तरह से गति कर सकता है। इस तल में ये देखो एक तल में गति किया, एक तल में गति किया। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब तल रहेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रकाश इधर से आकर के इधर की ओर ये गति करे, है ना। यानी कि ये सभी तलों में किसी भी ये जितने भी तल हैं इन सभी तलों में समान रूप से तरंग संचरण का जो ये दिशा है इस दिशा की लंबवत गति करते रहते हैं, लंबवत गति करते हैं, सभी दिशाओं में लंबवत गति करते हैं। तो उसी प्रकाश को हम लोग इस तरह से दर्शा दिए कि ये जो प्रकाश है जनरल प्रकाश जो है, सिंपल प्रकाश जो होता है वो किसी भी स्रोत से प्राप्त सिंपल प्रकाश जो होता है वो सभी दिशा में ये कंपन कर रहे हैं। यानी कि देखो ये इस दिशा में भी कर रहे हैं, फिर इस दिशा में भी कर रहे हैं, इस दिशा में भी ये इस तरह से कंपन कर रहे हैं, ऊपर से नीचे फिर इस दिशा में भी कंपन कर रहे हैं। और ये जो कंपन होगा तरंग संचरण का जो दिशा है ये तरंग संचरण का दिशा आगे की ओर इसके लंबवत कंपन करते हैं। लेकिन जैसे इस प्रकाश को ये जो सिंपल प्रकाश है इस प्रकाश को निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो निकोल प्रिज्म इस प्रकाश को समतल ध्रुवी प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। ये समतल ध्रुवी प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये जो प्रकाश है सिंपल प्रकाश जिसका सभी दिशाओं में संचरण एक कंपन हो रहा है, सभी तलों में कंपन हो रहा है, जब इस निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो इसका जो कंपन है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही तल में होगा। इस तरह से कोई किसी एक ही ये दिशा हो गया और इसके सिर्फ एक ही तल में इस तरह से कंपन होते रहेगा, एक ही तल में इस तरह से कंपन होते रहेगा। तो ये जो जब एक ही तल में प्रकाश का कंपन होगा तो उसे हम लोग कहेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। और इसी को इंग्लिश में कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, ये समतल ध्रुवित प्रकाश। अब आगे समझिएगा इस समतल ध्रुवित प्रकाश को जब इस नली से पास कराते हैं जिस नली में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस भरा हो, ध्यान सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस भरा हो, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस भरा हो, ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ भरा हो, तो ये पदार्थ क्या करेगा, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट कर देगा। ये समतल ध्रुवित प्रकाश देख रहे हो एक ही दिशा में एक ही तल में कंपन कर रहे हैं, ये जब आगे बढ़ेगा ना तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ये दो दिशाओं में रोटेट होगा, ये इस तरह से अंदर जाएगा तो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जब इसका रोटेशन जो है ना इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से, यानी ये सीधा आना था, इस प्रकार से आना था, ये जिस तरह से समतल ध्रुवित प्रकाश है वो इसका जो रोटेशन बिना रोटेट हुए होता तो ये सीधा इस प्रकार से आ जाता, निकल जाता बाहर। लेकिन ये जब बाहर निकलता है ना इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से होकर के गुजरता है तो यह
क्लॉकवाइज में घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। यानी कि ये इस दिशा में आता, अगर सीधा निकल जाता तो इस प्रकार से रहता, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज, ये देख लो ये इतना मुड़ गया, एंटी क्लॉकवाइज ये मुड़ गया, इतना एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। तो ये जो रोटेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी, और इसको हम लोग कहते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। और इससे प्राय जब घड़ी की दिशा में घूमेगा तो इसे हम लोग सूचित करेंगे डी, स्मॉल डी, या प्लस से। जब घड़ी की दिशा में घूम जाए, घूर्णन जो है, रोटेटरी जो है वह घड़ी की दिशा में हो, तो उसे हम लोग कहेंगे डी, उसे हम लोग डिनोट करेंगे डी या प्लस साइन से। और जब लीवो रोटेटरी हो, रोटेशन जो है वो लीवो हो, यानी कि घड़ी की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज हो, घड़ी की विपरीत दिशा में हो, तो उसे हम लोग कहेंगे लीवो रोटेटरी, और इसे प्रायः स्मॉल एल या माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। सिंपल जो प्रकाश होता है, साधारण प्रकाश होता है, सामान्यतः जो भी प्रकाश होता है वह तरंग की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करता है। और जो तरंग होता है ना, उसका कंपन सभी तलों में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, सभी तलों में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। और इसी प्रकाश को जब निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं। ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? तो वह प्रकाश जिसका कंपन सिर्फ और सिर्फ एक ही तल में होता हो, जिसका कंपन सिर्फ और सिर्फ एक ही तल में होता हो, तो उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और जब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से होकर के पास कराते हैं, गुजारते हैं, तो ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है रोटेट कर जाता है। और इसका रोटेशन दो प्रकार से होता है, जिसमें पहला है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है? तो जो घड़ी है उसकी दिशा का रोटेशन, उसी की दिशा में रोटेशन, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। और इसे हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल डी या प्लस से। और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अगर घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेशन हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे लीवो रोटेटरी, और इसे डिनोट करेंगे एल माइनस से, इसे डिनोट करेंगे। अब देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ क्या होता है? तो इस ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ के बारे में समझिएगा। देखिए वह सब्सटेंस जिसमें किसी कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप या समूह जुड़ा हो, किसी कार्बन के साथ 4 डिफरेंट समूह ग्रुप या एटम जुड़ा हो, वह पदार्थ जिसमें एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम जुड़ा हो, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं, ये देखिएगा, वैसे सब्सटेंस को या वैसे अणु को हम लोग कहते हैं कायरल अणु। ये देखिए इस कार्बन के साथ ये एक ग्रुप CH3, उसके बाद ये Br एटम, क्लोरीन एटम या हाइड्रोजन एटम, यानी चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे अणु को हम लोग कहते हैं कायरल अणु। ऐसे अणु को कहते हैं कायरल अणु। और ये जो कायरल अणु होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकते। इसका प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकते। तो जितने भी कायरल अणु हैं, यानी कि वे अणु जिसमें कार्बन के साथ डिफरेंट समूह या परमाणु जुड़ा हो, डिफरेंट ग्रुप या एटम जुड़ा हो, उसे हम लोग कहेंगे कायरल अणु। और जितने भी कायरल अणु होते हैं वह सभी ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ होते हैं। जितने भी कायरल अणु हैं वो सभी ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ हैं। यानी इसे जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारोगे, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारोगे, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश का रोटेशन हो जाएगा इस प्रकार से। तो ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ क्या है? वह पदार्थ जिसमें कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप या एटम जुड़ा हो, उसे कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ। और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, आगे समझेंगे एग्जांपल से, इसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको ये पहला क्वेश्चन बन गया हमारा। कायरलता क्या है? तो वे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती है उसे कायरल अणु कहते हैं। और इस गुण को हम लोग कायरलिटी कहते हैं, कायरलता कहते हैं। अब इसका एग्जांपल ये फर्स्ट एग्जांपल। अब ये इस प्रकार का रोटेशन चाहिए आप लोगों को, ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो करवाना है, तो ये जो पदार्थ होना चाहिए वो
ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ होना चाहिए, तभी रोटेशन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ का मतलब है कि कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, जो इस तरह से हम जोड़ दिए CH3, नीचे में C2H5 और इधर दे दिए हाइड्रोजन। अब क्या करते हैं, तो इसका रिएक्शन हम करा दिए इसके साथ, ये देखिएगा इसका रिएक्शन करा देते हैं H2O के साथ, और ये जो रिएक्शन कराओगे लो टेम्परेचर पर करवाओगे, लो टेम्परेचर पर करवाते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करता है। वैसे भी H2O से रिएक्शन कराएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करेगा। तो क्या होगा, यहां से निकलेगा OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल जा करके ये इस कार्बन को अटैक करेगा। क्यों, कैसे करेगा, तो आप लोग एसएन फर्स्ट में पढ़ चुके हो कि ये Cl निकल जाएगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा, और उसके बाद इस कार्बोकेटायन पर अंदर से या बाहर से ये OH अटैक कर सकता है। यानी कि OH जो है ना दो प्रकार से अटैक कर सकता है, एक अंदर से और एक बाहर से। तो इसके अटैक करने से दो प्रकार का समावयवी इसका प्राप्त होगा। पहला समावयवी वो होगा जिसमें OH उसी तरफ जुड़ेगा जिस तरफ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, OH उसी तरफ जुड़ेगा जिस तरफ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो पहला जो समावयवी बनेगा वो इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा HC, उसके बाद CH3 और नीचे में है C2H5 और यहाँ पर जुड़ गया OH। और दूसरा जो सब्सटेंस बन रहा है ना वो क्लोरीन के ठीक दूसरी तरफ जुड़ेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा HO और यहाँ पर C है, उसके बाद ऊपर में CH3 और नीचे में C2H5, ये यहाँ पर H जुड़ गया। तो आप लोग देखते हो एक का होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक हो जाएगा लिबोरोटेटरी, वो कैसे तो समझिएगा। ये देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या के हिसाब से हम लोग काउंटिंग करते हैं, इसका परमाणु संख्या ज्यादा हो जाएगा तो इसको नंबर 1 देंगे। उसके बाद देखोगे ये कार्बन और यहाँ भी कार्बन, दोनों कार्बन का परमाणु संख्या सेम, तो अगले एटम को लेंगे, तो इस कार्बन में इसमें 2 कार्बन है तो इससे एक और कार्बन जुड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 नंबर और ये हो जाएगा 3 नंबर और ये कहलाएगा 4 नंबर, है ना। तो ये इस प्रकार से जाएगा 2 उसके बाद 3 पर जाएगा। तो ये देख लो ये कौन सा रोटेट किए, ये है ये जा रहा है क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये प्लस या डी फॉर्म है, इसका प्लस या डी फॉर्म। इसमें देखो जो बन रहा है वो कौन सा फॉर्म बन रहा है, या देखो O ऑक्सीजन का परमाणु संख्या इन सब में सबसे ज्यादा, तो ये 1 नंबर कहलाएगा, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये देख रहे हो ये जिस तरह का था उसी तरह का रोटेशन हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, तो इसको हम लोग D प्लस या R भी कहते हैं, तो ये भी हो गया R। और उसके बाद ये जो दूसरा बन रहा है इसमें देख रहे हो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो इसका रोटेशन होगा कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कहलाएगा S, या ये कहलाएगा D पॉजिटिव, फिर से D पॉजिटिव, और ये कहलाएगा L नेगेटिव। तो इसमें देखिए दो प्रकार का आइसोमर प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें ये हो गया R और दूसरा हो गया S। अब क्या करते हैं कि इस सब्सटेंस के यहाँ पर एक मिरर लगा देते हैं, मिरर इस प्रकार से, ये मिरर लगा दिया। अब मिरर लगाने के बाद आप लोग देख रहे हो इसका सेम प्रतिबिंब ये प्राप्त हो रहा है, ये जो है ये मॉलिक्यूल है, अणु है, ये समावयवी है, इसका सेम प्रतिबिंब इधर प्राप्त हो रहा है, ये सेम प्रतिबिंब मिरर लगाने पर इसका सेम प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब प्राप्त। और इस प्रतिबिंब को आप लोग देखोगे तो ये प्रतिबिंब इस पर पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं हो रहा, इसको ये जिस तरह बना हुआ है प्रतिबिंब जिस तरह से बना उसी तरह से यहाँ पर उठा लें और यहाँ पर, तो क्या अध्यारोपित हो रहा, नहीं हो रहा, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहा। जब प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो तो उसे हम लोग कहते हैं इनेंशियोमर्स। देखिएगा क्या है इनेंशियोमर्स, प्रतिबिंब रूप, कहेंगे कि 3D समावयवियों का वह मिरर इमेज, ये 3D समावयवियों का वह मिरर इमेज जो एक दूसरे पर जो परस्पर अध्यारोपित न हो उसे हम लोग कहेंगे इनेंशियोमर्स या प्रतिबिंब कहेंगे, इनेंशियोमर्स या प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये हो गया इनेंशियोमर्स, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, सेकंड एग्जांपल कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ देखिए, ये एक और ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से हो गया, यहाँ पे ये कार्बन, ये भी कार्बन हो गया, यहाँ पर जोड़ देते हैं हम लोग C2H5 जोड़ के इधर जोड़ देते हैं CH3, उसके बाद आप लोग देखोगे इधर यहाँ ये जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं हम हाइड्रोजन, यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3, उसके बाद इधर जोड़ दिए, इधर जोड़ देते हैं ये
कुछ यहाँ पर जोड़ देते हैं टी और यहाँ पर जोड़ देते हैं डी, यहाँ पर जोड़ा हुआ है Cl और इधर जोड़ देते हैं हम लोग C2H5 यहाँ पर, ये इस प्रकार से। तो यह एक मॉलिक्यूल होता है। इसमें देख लो ये टी जो है ट्राइटियम है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, डी ड्यूटेरियम है, ये भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है, और ये प्रोटियम जो कि खुद हाइड्रोजन है, और यहाँ देखिए C2H5 ये CH3। पहले आप लोग देखो यह कायरल अणु है क्या? अगर कायरल अणु होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ कहलाएगा, और ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ है तभी इसका रोटेशन होगा। तो ये क्या क्या ये कायरल अणु है? तो कहेंगे हाँ है। क्यों? क्योंकि देख लो ये कार्बन है, इससे तीन डिफरेंट, एक ये ग्रुप, ये पूरा वाला ये, उसके बाद ये तीन एटम इससे डिफरेंट जुड़े हुए हैं। अगर इसकी ही बात करें तो ये भी कार्बन है, इसमें देख लो ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, और उसके बाद ये तीन डिफरेंट ग्रुप या आइटम जुड़े हुए हैं, तो इसमें ये भी कायरल कार्बन कहलाएगा, ये भी कायरल कार्बन कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा या कायरल सेंटर इसी को कहेंगे। उसके बाद इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग H2O के साथ। H2O से जब रिएक्शन कराओगे तो देखना इसका ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो आप लोग इसका प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हो। इसमें अटैक कहां करवाना है? जहां पर सिर्फ Cl जुड़ा हो, तो Cl देख लियो कहां जुड़ा हुआ है यहां, तो OH का अटैक इसी कार्बन से करवाना है। और इस कार्बन से कैसे करवाएंगे? तो एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से करवाना, एक बार नीचे से करवाना है। तो इसका अटैक होगा तो ये कंपाउंड कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये देखिएगा, ऊपर में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, फिर इधर रहेगा D, इस तरफ T, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे जुड़ा है C2H5, इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है तो Cl जुड़ा हुआ है, नीचे में जुड़ा हुआ है CH3। अब Cl की जगह पर क्या जोड़ दें हम? OH जोड़ देते हैं, तो ये यहाँ पर आकर के OH जुड़ गया। इसका एक और कंपाउंड बन सकता है कुछ इस प्रकार से, ये देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रहेगा TD, तो TD इस तरह से रहेगा, T यहाँ पर D। अगला में देखोगे तो यहाँ देख लो Cl है, इसके दूसरी तरफ OH जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ देते O के साथ H, इधर है C2H5 और इधर नीचे में क्या है, इधर है CH3, ये बन गया। अब इसमें भी दो कंपाउंड बन रहे हैं, ये देखोगे तो ये दो कंपाउंड बन गए और इसके बीच में हम मिरर डाल देते हैं। अब क्या यह एक दूसरे की मिरर इमेज है? सोच करके बताना आप लोग, क्या यह एक दूसरे की मिरर इमेज है? तो हम कहेंगे ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। सिर्फ इसी को नहीं देखना है, इस पूरे मॉलिक्यूल को देखना है, क्या दोनों समावयवी एक दूसरे की मिरर इमेज है? क्या ये दोनों समावयवी एक दूसरे की मिरर इमेज है? तो कहेंगे नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए OH तो OH की तरफ आ रहा है, ये देखो दूर जा रहा है C2H5, इधर भी दूर है तो इधर भी दूर जा रहा है, ये CH3 है, यहाँ भी CH3 है। लेकिन यहाँ देखो ये D मिरर के नजदीक है, तो इधर भी जाओगे तो D मिरर के नजदीक होना चाहिए, लेकिन D जो है ना ये मिरर से डिस्टेंस पर है, ज्यादा दूरी पर है, तो यह एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। साथ ही एक और बात देखिएगा, क्या यह समावयवी, क्या यह इस पर अध्यारोपित हो रहा है? नहीं हो पा रहा। इसको जैसा है वैसा उठा करके अगर इस पर रख दें तो देखो ऊपर भाग तो अध्यारोपित हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला भाग देखिएगा OH C2H5 की तरफ चला, यानी कि एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं हो रहा है। तो ये जो समावयवी है एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं और साथ में एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे जो समावयवी होंगे, इसको हम लोग कहेंगे डायस्टीरियोमर्स। क्या कहेंगे? डायस्टीरियोमर्स कहेंगे, विपरीम रूप कहेंगे, डायस्टीरियोमर्स कहेंगे, डायस्टीरियोमर्स कहेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग डायस्टीरियोमर्स कहेंगे, विपरीम रूप कहेंगे। और जो एक दूसरे के जिसका जो है दर्पण प्रतिबिंब जो है ना एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित न हो, दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर सिर्फ अध्यारोपित न हो, दर्पण प्रतिबिंब बनता, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित न हो तो उसे हम लोग कहेंगे इनेंसियोमर्स। इनेंसियोमर्स क्या कहेंगे? इनेंसियोमर्स, इनेंसियोमर्स कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से, कायरल केंद्र के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे, जिस कार्बन परमाणु से जुड़े सभी एटम या ग्रुप भिन्न हो, जैसे ये देख लो C कार्बन है और इसके साथ डिफरेंट ग्रुप या आइटम को जोड़ देते हैं कार्बन, और इसके साथ यहाँ पर Br जोड़ दिए, यहाँ पर I जोड़ दिए, फिर यहाँ पर Cl और यहाँ पर H जोड़ दिए, तो डिफरेंट एटम जुड़ा हुआ है, तो ये भी कहलाएगा कायरल सेंटर, कायरल केंद्र कहलाएगा। और इसे प्राय हम लोग डिनोट करते हैं C स्टार से, C स्टार से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है
प्रतिबिंब रूप, तो हम लोग कहेंगे 3D समावयवियों का वह मिरर इमेज, 3D समावयवियों का वह मिरर इमेज जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब रूप या इनेंसियोमर्स। अगला क्वेश्चन देखोगे विपरीत रूप डायस्टेरियोमर्स, तो ये क्या होते हैं, तो ये समावयवी जो होते हैं ना, एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं होते तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं होते हैं, तो उसे कहेंगे डायस्टेरियोमर्स। कैसे डिफाइन करोगे, तो वह समावयवी जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं होते तथा परस्पर अध्यारोपित भी नहीं होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विपरीत रूप या डायस्टेरियोमर्स। अगला क्वेश्चन है रेसेमिक मिक्सचर, इसके बारे में समझिएगा। यहाँ देखिए आप लोग इनेंसियोमर्स प्राप्त हो रहे हैं, इनेंसियोमर्स प्राप्त हो रहे हैं। अब इनेंसियोमर्स में ये जो पहला आइसोमर है, यह पहला समावयवी है, इसका 50% और इसका भी 50% हो, यानी दोनों इनेंसियोमर्स को समान अनुपात में मिला दे, ये भी 50 और ये भी 50, रेशियो इसका समान 1:1 होना चाहिए, 1:1 में मिला देंगे तो जो मिश्रण प्राप्त होगा उसी को हम लोग कहेंगे रेसेमिक मिक्सचर, यानी दो समावयवियों का समान अनुपात में मिश्रण से रेसेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। दो इनेंसियोमर्स का समान अनुपात में मिश्रण से रेसेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, और रेसेमिक मिक्सचर बनाने की जो विधि होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग कहते हैं रेसेमीकरण। रेसेमिक मिक्सचर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं रेसेमीकरण। अगला प्रश्न ये है रेसेमीकरण, तो कहेंगे वह प्रोसेस जिसके द्वारा दो इनेंसियोमर्स का समान रेशियो में मिश्रण से, समान रेशियो में मिश्रण से रेसेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, उसे हम लोग कहते हैं रेसेमीकरण, रेसेमीकरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट भी कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित पदों को परिभाषित करें। देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित पदों को परिभाषित करें, और इसमें से हो सकता है कोई दो पद दे दे, कोई एक ही पद दे दे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेसेमिक मिक्सचर, ये रेसेमीकरण, उसके बाद हो गया ये प्रतिबिंब इनेंसियोमर्स, ये डायस्टेरियोमर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम मैंने कर पाया है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लोगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते हैं।